हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में हम उसके अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला ग्रुप लिया है, दैट इज एल्गी। चलिए, सो हमारे पास जो ग्रुप्स आते हैं वो ये आते हैं जिसमें हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टायरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बातें की हैं। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एल्गी को। अभी तक आपने एल्गी के बारे में क्या जाना है? सबसे पहले हमने प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ा है। प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और इसीलिए गैमेटोफाइट होती। किस प्रकार से गैमीट बने, किस प्रकार से फ्यूजन हुआ, यानी कि आप देख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देख रहे हैं कि जो एक पूरा जीवन चक्र होता है उसमें कब हैप्लॉइड स्टेज आई है और कब डिप्लॉइड स्टेज आई है। इसी के साथ सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स जो है ये सारे याद रखने हैं कि जो एल्गी है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एल्गी के फादर कौन है, इंडियन फादर यहाँ पर कौन आते हैं। हैबिटेट की सबसे पहले बात की है तो आप जानते हैं कि क्या है, ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और इसी के साथ हमने कहा कि कुछ कैसे होते हैं, एपिफाइट्स होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, ये प्लांट पे उगते हैं। एपिजोइक भी होते हैं जो एनिमल पे उगते हैं। लिथोफाइट्स होते हैं जो रॉक पे डेवलप होते हैं। हेलोफाइट्स होते हैं जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं एंड मॉइस्ट सॉइल में पाए जा सकते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी किस प्रकार की, आपने कहा वेजिटेटिव प्लांट बॉडी जो है वो एल्गी की वो कैसी है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। क्लियर है? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, फ्लैजुलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजुलेटेड हो सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल हमने बात की है और आपके पास सारे एग्जाम्पल आते हैं। आपने देखा फिलामेंटस कौन है, फिलामेंटस ब्रांच्ड कौन है और फिलामेंटस अनब्रांच्ड कौन है। ठीक है, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल आते हैं जो कि आपने पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे और आपने कहा न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनमें अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं जिसमें आप क्लोरोफिल की बात करते हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं, ज़ैंथोफिल की बात करते हैं। हमने कहा जो क्लोरोफिल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ठीक है, ये सारे पिगमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के एल्गी के बारे में हमने कहा कि पिगमेंट अलग अलग है और इसी के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स आते हैं एल्गी के, जिसमें आप रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। आपने ये एग्जाम्पल जो है वो नोट किए होंगे। रिप्रोडक्शन को हमने देखा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, फिजन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, बर्डिंग एंड ट्यूबर्स के थ्रू। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सारे हमने स्पोर पढ़े थे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है, ये वाला, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर जो गैमीट होते हैं, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात हुई है तो गैमेट यहाँ पर बनेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की बात करते हैं। हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, होमोगैमेट्स होते हैं और हेटेरोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। होमोगैमेट्स का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट इस प्रकार से, और हमने कहा जो मेल गैमेट यहाँ पर हमारे पास आया था वो किस प्रकार से आपने बनाया था, प्रकार से आपने बनाया था। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो अब आपने कहा आपके पास क्या आते हैं, तीन प्रकार की सिचुएशन आते हैं, तीन प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, नए नाम आते हैं। जिसमें आइसोगैमी हमने बोला था, आइसो मतलब समान। आइसोगैमी में क्या हो रहा है कि जो गैमेट है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर है देखने में। एंड आइसोगैमी में हमने बोला कि क्या है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजी, या तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे या फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे। आइसो एंड एनाइसो में डिफरेंस क्या है, आइसो में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से क्या है, सिमिलर है, दोनों तरीके से समान गैमेट है। एंड आइसोगैमी में एक ही होगा, या तो मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी या क्या होगी, यहाँ पे फिजियोलॉजी सिमिलर होगी। इसी के बेसिस पे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है। मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर। क्लामाइडोमोनास में क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट हमें मिलेंगे और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट हमें कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे स्पायरोगाइरा में। नेक्स्ट ऊ गैमी में हमने क्या बोला, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिक एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। ऊ गैमी में क्या है, दोनों तरीके से क्या है, डिफरेंट है। अब तीनों में आपको ध्यान ये देना है, इसमें दोनों चीजें सिमिलर है
इसमें कम से कम एक चीज डिफरेंट होगी, या तो मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी, दोनों में से एक डिफरेंट होगा। गैमेट में हमने कहा कि दोनों ही अलग हैं, दोनों जो गैमेट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली क्या है, यहाँ पर डिसिमिलर है। क्लियर है इतनी बात? अब हमने कहा यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, छोटे होते हैं, और जो फीमेल गैमेट है यहाँ पर वो नॉन मोटाइल होती है, गतिशीलता नहीं पाई जाती है और बड़े होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं एल्गी के बारे में? हमने कहा एल्गी जो है, क्योंकि वो क्या है यहाँ पर फोटोसिंथेटिक है, उसमें क्या हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होगी। चलिए, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस हम जानते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ा था? आपने कहा जब CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश या सनलाइट और क्लोरोफिल या हरित लवक, ठीक है, जब हमने कहा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में, चार चीजें यहाँ पर हैं, H2O है, CO2 है, सनलाइट है एंड क्लोरोफिल है, कि प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। तो एक तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज, और दूसरा हमने कहा यहाँ पर बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा हमने कहा ऑक्सीजन बनती है, प्लस यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब हमने कहा ये जो प्रक्रिया है हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, एक बार देखिए इक्वेशन को और बताइए। अगर आपने इक्वेशन देखी है तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? अगर हम अपने काम की चीजें देखें तो हमने कहा था, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इतना आप समझते हैं कि यहाँ पर जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट, हमने कहा हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, हमारी जो बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड से मतलब है वो नीड, वो आवश्यकताएं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एक बार के लिए अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम रह सकते हैं, कैसे? जैसे कि हम कहते थे कि पुराने टाइम में जो आदि मानव रहते थे वो जंगल में रहते थे, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, घर बना करके रहते थे। या फिर अभी भी आप देखेंगे कि कुछ जनजातियां होती हैं वो भी जंगलों में ही रहती हैं। इस प्रकार से हमने कहा एक बार के लिए घर के बिना आप जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर आपके पास वाटर या जल नहीं है, अगर आपके पास फूड नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। हमने कहा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है, अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अलावा हमने कहा अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन है, क्योंकि हमने कहा कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो यहाँ पर कौन करते हैं, एल्गी करते हैं। ठीक है, एल्गी यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। अब जो यहाँ पर इकोनॉमिक वे में हम देखें कि इकोनॉमी के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होगा, हमने कहा कि यहाँ पर जो एल्गी है वो क्या करेगी, जो वाटर बॉडीज होती हैं, जल निकाय होते हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो जीवों को है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जलीय जीव होंगे उन्हें क्या मिलेगी, वहां पर जल में घुलनशील ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब आपने कहा कि जो जलीय जीव होंगे उनसे हमें क्या फायदा, तो बहुत सारा फायदा होता है। आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम फिशरीज की बात करें, यानी कि आप फिशेस को लेते हैं, तो वहां पर जो फिशेस होती हैं उनका यूज हम क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप बड़े स्केल पे कीजिए या फिर आप पर्सनली अपने लिए लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फायदा मिलता है। अब आपके पास जो एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। आपने कहा एल्गी आर यूज एज अ फूड एज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिए, आपने अभी तक क्या देखा था, जो काई होती है, आप काई को देख करके ऐसा सोचा होगा आपने कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एल्गी होती है उसे एज अ फूड, भोजन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। यहाँ तक कि आपने कहा कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं,
या फिर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर, या फिर जैसे कि आपने कहा आइसक्रीम बनती है, ऐसे जो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर जो क्या होता है, एल्गी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो वहाँ पर काई होती है क्या उसे खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा नहीं है, हर प्रकार की एल्गी को भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो एल्गी होती है उनका अलग अलग प्रकार से यूज़ होता है, अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर भोजन के रूप में जो एल्गी यहाँ पर ले रहे हैं वो अलग प्रकार की एल्गी होगी। तो हमने कहा कि एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड एज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड फ्यू अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपने कहा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, विटामिन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, किस एल्गी को खा रहे हैं? आपने कहा स्पायरोगायरा इज अ चीफ सोर्स ऑफ फूड। जो स्पायरोगायरा है उसे एज अ फूड यूज किया जाता है। अब यह उन कंट्रीज में ज़्यादा होता है जहाँ पर अनाज की कमी होती है, जैसे कि हमारे देश में हमारे पास भरपूर मात्रा में अनाज होता है, लेकिन जहाँ पर अनाज की कमी होती है तो बहुत अच्छा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब मिल रहे हैं। आपने कहा एल्गी रिलीज लॉट of oxygen into water as a byproduct of photosynthesis. This is a source of dissolved oxygen for aquatic organism. यही हमने बात की थी कि जो एल्गी या शैवाल होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, जल निकाय में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो जो जलीय जीव होंगे उन्हें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। और आप जानते हैं कि जलीय जीव या हर प्रकार से जो भी जीव है वो किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको दिया गया, अगार अगार इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। फॉर एग्जाम्पल है जिलेडियम। एक अगार अगार सब्सटेंस है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है एल्गी से, ठीक है, जिसका उपयोग आइसक्रीम में और जेली में किया जाता है। एल्गी आर च्यूड इंस्टेड ऑफ अ टोबैको। एल्गी को आप तंबाकू की जगह चबा सकते हैं जो कि हानिकारक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल है रोडोमेनिया। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एल्गी आर यूज्ड extensively in industries to prepare some products like sugar, soap, सीमेंट, रबर, ब्लॉटिंग पेपर एक्सेट्रा। ध्यान दीजिए कितने सारे आपको यहाँ पर बताए गए हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है एल्गी की। आपने कहा सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर इस लाइन में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बताए गए हैं कि एल्गी का जो यूज होता है वो उन सारे प्रोडक्ट के निर्माण में होता है। जैसे कि शुगर आपने कहा, जैसे कि सोप है, सीमेंट है, रबर, ब्लॉटिंग पेपर है, इन सभी में क्या होता है, एल्गी का उपयोग किया जाता है। एल्गी आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब ध्यान दीजिए कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए भी एल्गी का प्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ठीक है, कैसे करते हैं ये, इसको आपको ध्यान देना है। अगर आपको याद होगा नाइट्रोजन साइकिल, अगर आपको ध्यान में होगी तो ठीक है। सम एल्गी आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आपने कहा मेडिसिन में भी होता है इनका उपयोग। अब देखिए एल्गी का यूज कहाँ नहीं हो रहा है, आप भोजन के रूप में कर रहे हैं, आप जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उनमें कर रहे हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पर कॉस्मेटिक चीजें हैं उनमें कर रहे हैं, आपने कहा मेडिसिन में कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो सारे तरीके से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शैवाल का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, खाद्य श्रृंखला में शैवाल प्राथमिक उत्पाद है। सभी जलीय जंतुओं के भोजन चक्र का आधार शैवाल से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ये प्रोड्यूसर्स हैं। क्या जो भी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम शैवाल द्वारा किया जाता है। आपने बोला कि 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ एल्गी ही कर देते हैं। बाकी आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। अभी तो आप किंगडम प्लांटी का एक ही ग्रुप पढ़ रहे हैं, आपके पास यहाँ पर ब्रायोफाइट्स आते हैं, टाइडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सारे मिलकर के कर रहे हैं 50%। और अकेला जो शैवाल है, एल्गी है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपने कहा पूरी फोटोसिंथेसिस का आधा हिस्सा यहाँ पर क्या कर रहा है, शैवाल ही कर रहा है। वायु और जल के शुद्धिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कुछ शैवाल खाने योग्य होते हैं जैसे क्लोरेला, लेमिनेरिया, पोर्फिरा, सार्गेसम, अल्वा एंड स्पाइरुलिना। कौन कौन से खाने योग्य होते हैं वो आपको एग्जाम्पल में दिखा रखे हैं। कुछ शैवालों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, जैसे कि लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, चारे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के पूरक के रूप में काम करते हैं, जैसे क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। ये इसे क्या कहेंगे, फिर स्पेस एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, लाल शैवाल में एल्गिन और कैलोरेजेनिन प्राप्त होता है जो जल धारण
करने वाले पदार्थ या हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं। ठीक है, आगे हमने क्या बात की, अगार जलेडियम और ग्लेसिलेरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए यानी कि उन्हें ग्रो करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो अगार अगार आप पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि मीडियम आप पढ़ते हैं जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इनका उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन प्रयोगों में संवर्धन माध्यम तैयार करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें औषधीय गुण होते हैं क्योंकि इनमें एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी इनसे बनाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल आप नोट करते रहेंगे। खनिजों के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि पॉलीसिफोनिया एंड लैमिनेरियम। जैविक अनुसंधान के महत्व है, जैसे क्लोरेला एंड एसिटाबुलेरियम। ये क्या होते हैं, एल्गी के आपके पास महत्व आते हैं। तो सारे महत्व को एक बार पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन जो है उससे भी एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन किसका, यहाँ पर एल्गी का क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, एल्गी की क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ेंगे, 3 प्रकार के एल्गी पढ़ते हैं। वही 3 प्रकार के एल्गी जिसके आपने इमेज देखी थी और आपने एग्जाम्पल आपको नोट करने के लिए कहे गए थे। कौन कौन से आपके पास क्लासिफिकेशन आते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है रोडोफाइसी। सबसे पहले क्लोरोफाइसी आएगा, थियोफाइसी है एंड रोडोफाइसी है। ठीक है, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि क्लोरोफाइसी में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थियोफाइसी में क्या पढ़ने वाले हैं एंड रोडोफाइसी में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी की अगर आप बात करेंगे, क्लोरोफाइसी नाम से पता चल रहा है कि ऐसी एल्गी जिसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर फोटो जो क्लोरोफिल है वो सभी में है, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादा पिगमेंट किसका है, यहाँ पर ज्यादा जो कौन सा पिगमेंट यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो ग्रीन पिगमेंट है वो ज्यादा आपको मिलेगा। इन क्लोरोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर एज इन क्लैमाइडोमोनास और कॉलोनियल एज इन वॉलबॉक्स और फिलामेंटस एज इन स्पाइरोगाइरा। आपने कहा वैरायटी है पूरी। ध्यान दीजिए तीनों में क्या डिफरेंस है। क्लैमाइडोमोनास आपने कहा कैसा है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल है। कॉलोनियल में आप क्या कहते हैं, आपने कहा अगर हम क्लैमाइडोमोनास की बात करते हैं, ये क्लैमाइडोमोनास इस प्रकार से हमारे पास आता है। ठीक है, ये क्लैमाइडोमोनास है। वॉलबॉक्स की हम बात करते हैं, हमने कहा कॉलोनी में इस प्रकार से कॉलोनी में रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि इनका अपना अस्तित्व है, हम इन्हें मल्टी सेल्युलर नहीं कहेंगे। जो कॉलोनियल होते हैं यहाँ पर उन्हें हम मल्टी सेल्युलर नहीं कहते हैं, क्योंकि एक साथ है कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं। अगर आप फिलामेंटस की बात करें स्पाइरोगायरा में, तो हमने क्या कहा, फिलामेंटस की जब हम बात करते हैं इस प्रकार से, हमने कहा जो फिलामेंटस है उसे हम मल्टी सेल्युलर कहते हैं। कौन है, स्पाइरोगायर का एग्जाम्पल आता है। तीनों प्रकार की एल्गी हमारे पास आते हैं। आपने कहा जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में पौधे का शरीर क्या है, क्लैमाइडोमोनास की तरह एक कोशिकीय या वॉलबॉक्स की तरह, औपनिवेशिक या स्पाइरोगायर की तरह फिलामेंटस हो सकता है, यानी कि कॉलोनियल। ठीक है, नेक्स्ट इनका डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, रिबन शेप एंड स्पाइरल इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में रिबन के आकार के होते हैं, रिबन के आकार के यानी कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर हम स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ये होता है स्पाइरोगायरा और इसमें इस प्रकार से क्या होते हैं, प्रकार से होता है। तो इसीलिए कहा गया कि इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रिबन शेप का होता है। कुछ और कैरेक्टर आते हैं हमारे पास, ये एग्जाम्पल आपके पास आ रखे हैं किसी ग्रीन एल्गी के, जो कि आपको क्या करना है, नोट करना है। इनके शेप के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग शेप आपको दिखा रखे हैं, जैसे कि कप शेप्ड है, डिस्कॉइड है, सी शेप्ड है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ करके आएंगे, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।